Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. I am also doing well. So today we are going to start the topic is accounting standard 3, that is cash flow statement. So basically cash flow statement जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कवर करता है, साथ ही साथ इंड AS 3 भी कवर करता है। तो ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे CMA इंटर में भी हो, CA इंटर में भी हो, CMA फाइनल में हो, हर एक के लिए स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो जरूर देखनी है और साथ ही साथ कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा। थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे, ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे, ज़्यादा शेयर्स नहीं होंगे, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आएंगे, तो फिर मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा तो लाइक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, कमेंट करो, जो भी डिमेरिट्स कर सकते हो, मेरिट्स ही नहीं, गुड थिंग्स ही नहीं, बैड थिंग्स भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपको समझ ना आए। ओके, बट ये जरूर कहूँगा कि वीडियो पूरी आप देखा करो, आधी अधूरी मत देखा करो, बिकॉज जब तक आप पूरी नहीं देखोगे तो आप आधा ज्ञान बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का क्या है, ये AS 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है, और इंड AS को अगर आप देखोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, कुछ ऐसा नहीं है चेंजेस। तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ AS और इंड AS दोनों के हिसाब से, मतलब कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर पेपर में पूछा जाएगा इंड AS 7 के हिसाब से बनाओ, फिर भी आप ऐसे ही बनाना, और अगर आपको पूछा जाएगा कि AS 3 के हिसाब से बनाओ, फिर भी आप यही बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा था, ये लेवल 2 और लेवल 3 जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है बनाना, लेकिन लेवल 1 के लिए ये मैंडेटरी है। और अगर आपको ये नहीं आप पता कि मैं कहाँ से ये बोल रहा हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है किसके बारे में, AS1 AS2 और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जल्दी से जाना, ये वीडियो देख लो, या फिर इससे पहले वो देख लो, फिर यहाँ पे आके ये आप देख लेना, या फिर आप ये देख लो फिर वो देख लेना। ठीक है, और ये मैं फिर से बता दूं कि हमारी ना अकाउंटिंग सीरीज चालू हो गई है। सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग मैं कोशिश करूँगा कि कवर करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कैश फ्लो जो आपका है, कैश फ्लो मीन्स कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। इनफ्लो में मतलब कितना आप कैश आता है आपके यहाँ, यानी आपकी कंपनी में कितने कैश आते हैं। कैश आते हैं मतलब कितना आप रिसीव कर रहे हो, किस में, ओनली कैश में। और कैश आउटफ्लो का मतलब कितना आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, बिकॉज आपको पता होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं बिकॉज हमें प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, कितना हमारी कंपनी को हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट जो है वो कैश प्रॉफिट है, या फिर वो लॉस जो है कैश लॉस है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगर ये जानना हो कि इस पर्टिकुलर ईयर, इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारे पास कितना कैश जो है हमने आउटफ्लो किया और कितना इनफ्लो किया, और नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या हमने ज़्यादा इनफ्लो किया यानी ज़्यादा कैश रिसीव किया अगेंस्ट जितना हमने कैश पेमेंट की, तो इसीलिए हम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वही होता है ऑब्जेक्टिव कि भैया जो मैंने बता दिया अभी आपको कि प्रॉफिट जो होता है वो कैश प्रॉफिट नहीं होता। तो हमें ये डिफरेंस जानना होता है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, अगर हमें कैश प्रॉफिट जानना हो तो इसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है लेवल 1 के लिए, बट लेवल 2 लेवल 3 भी बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब कैश और कैश फ्लो के बारे में मैंने बता दिया। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश मीन्स कैश जो कि आपके पास है, कैश इन हैंड है, या फिर बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी का कोई बैलेंस है, उसको भी हम कैश में इंक्लूड करते हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जितना भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो, और साथ ही साथ तुरंत के तुरंत मेच्योर होने के लिए रेडी हो। रेडी हो मीन्स अगर मैं चाहूँ कि आज के आज मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर पाऊँ किसी इन्वेस्टमेंट को, और मुझे रिस्क थोड़ा सा भी उसमें ना हो, और मिनिमम रिस्क को बोल सकते हैं, तो हम उसे कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, रिस्क नहीं होना चाहिए, या रिस्क मिनिमम ही होना चाहिए। मिनिमम मीन्स बहुत कम, और वो रेडीली अवेलेबल हो कैश में कन्वर्ट होने के लिए। और इसका पीरियड जो दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग की 3 महीने या 3 महीने से अंदर की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और साथ ही साथ वो रिस्क फ्री हो। तो इसीलिए हर एक इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने से कम के में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में,
उसे हम बोल सकते हैं कैश इक्विवेलेंट, बट इक्विटी को नहीं बोलेंगे, बिकॉज इक्विटी के बारे में आपको पता ही है, रिस्की जो होता है वो होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इक्विटी में, क्योंकि हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसीलिए हम ये अगर 1 महीने के लिए भी आपने इसमें इन्वेस्ट किया है और 1 महीने बाद भी आप उसको सोच रहे हैं कि मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा कैश में, फिर भी उसको हम जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो 3 तरीके की होती है, 3 हेड्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटा गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ये 2 वे से बनाया जाता है, फर्स्ट डायरेक्ट वे और दूसरा इनडायरेक्ट वे। बाकी जो होती है वो एक ही तरीके से बनती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा तो आप उसी वे से बनाओगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन आप देखोगे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाओगे। उसके बारे में हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी, यानी आपका काम क्या है, आपका काम है सामान बेचना, तो सामान बेचने से लेकर सामान खरीदने तक की जो भी एक्टिविटी आप ऑपरेशन के लिए कर रहे हो, यानी आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो कर रहे हो उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या हो गई फिर? इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कुछ इन्वेस्ट किया है जो कि जरूरी तो है ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन का पार्ट तो है, लेकिन वो ऑपरेशन में नहीं आता। अब जैसे मैं समझाऊं, मान लो आपने एक मशीनरी परचेज किया। मशीनरी आपने क्यों परचेज किया? बिकॉज आपको ऑपरेशन में वो हेल्प करेगी, लेकिन मशीनरी आपका खरीदने का जो पर्पस था उसको बेचने के लिए नहीं आपने किया। इट मीन्स ये आपके ऑपरेशन में नहीं आएगा, ये आपके इन्वेस्टमेंट में आएगा। एक तरीके से आपने कुछ इन्वेस्ट किया है जिसके कारण आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में क्या आएगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी ब्रीफ के लिए बता दूं, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड मीन्स नॉट होल बिजनेस, सारी चीज़ बिजनेस से ही रिलेटेड है। कहने का मतलब है मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, उसे ही हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे मेरा जो काम अभी है पर्पस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे इससे बेनिफिट कुछ मिलेगा तो इसमें अगर पढ़ाने से कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कैश फ्लो, पैसा इसमें से कुछ आएगा तो बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैंने इसके लिए फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी खरीदा है तो उसको मैं ऑपरेशन में नहीं लूँगा, ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करूँगा, उसको मैं इन्वेस्टमेंट में ही इंक्लूड करूँगा। फाइनेंसिंग क्या होगा? फाइनेंसिंग मीन्स होती है ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने फाइनेंस करने के लिए की हुई है। अब इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसमें बेसिकली लिखा गया, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्योंकि यही मेन मकसद हमारा होता है, चाहे तो हम गुड्स बेच रहे होंगे चाहे तो हम सर्विस रेंडर करते हैं। इसी 2 कारण से हम चलाते हैं अपना बिजनेस। तो बिजनेस का मेन पर्पस यही होता है, तो उसे बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? कोई भी चीज़ आप एक्वायर करते हो, एक्विजिशन या डिस्पोजल करते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। लेकिन उसमें कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। अगर आपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए तो उसको नहीं लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज जो कि हमें चेंज इन साइज या कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल जो होती है या बोरोइंग जो हम करते हैं इंटरप्राइजेस के लिए। कहने का मतलब यही है, सिर्फ साफ साफ फाइनेंस करवाना। फाइनेंस करवाना मतलब कंपनी के लिए पैसे चाहिए आपको। अब कंपनी के लिए पैसे आपको कैसे मिलेंगे? चाहे तो बैंक से आप लोन लोगे या फिर शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटी इशू करोगे, उससे पैसा आएगा। और साथ ही साथ अगर कुछ आएगा तो फिर जा भी सकता है। अगर आपके पास बहुत पैसे, आप चाह रहे हो कि यार मेरे पास पैसे ज़्यादा हो गए तो मैं अपनी शेयर होल्डिंग जो लोगों की है दूसरों की, उसकी कम कर लूँ, उनको आप दोबारा से बोलोगे कि शेयर मेरे वापस कर दो, और आप उसे पैसे दे रहे हो, उसे बोलेंगे कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश आउटफ्लो, तो वो भी फाइनेंसिंग में आ जाएगा। बाकी मैं लूँगा, क्या लूँगा, एग्जाम्पल्स लूँगा, उसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है अच्छे से कि भैया क्या होता है एलिमेंट, ये देखो, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब बोला है कि एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिया गया है। क्या क्या है एलिमेंट? देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। कोई भी पैसा आपको मिल रहा है
जो कि आप सामान बेच रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी से आ रहा है, फीस से आ रहा है, कमीशन मिल रहा है आपको, या कोई भी रेवेन्यू से आ रही है, उसे बोलेंगे हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश पेमेंट टू सप्लायर को पैसे दे रहे हो, जैसे पैसे आए तो सामान तो खरीदोगे ना, तो सप्लायर को अगर पैसे दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, एम्प्लॉय को आप दे रहे हो या बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय को दे रहे हो तो उसे भी हम बोलेंगे कैश फ्लो। जैसे कि वेजेस इसमें आ जाएगा, सैलरीज आ जाएगी, ठीक है। और कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट बाय एन इंश्योरेंस इंटरप्राइजेस फॉर प्रीमियम एंड कैश क्लेम एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट, ठीक है, तो उसे भी हम ऑपरेशन में बोलेंगे कैश पेमेंट एंड रिफंड टू इनकम टैक्स अनलेस दीज आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब तक कि स्पेशली ये नहीं बोला जाएगा कि ये फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टमेंट है, तब तक अगर आप कोई कैश पेमेंट करते हो या फिर कोई आप रिफंड आता है इनकम टैक्स से, उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही मानेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही उसे डालेंगे। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए कोई कैश पेमेंट आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट में आप डील करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई डीलिंग करते हो तो वो आपका एज ए बिजनेस ही माना जाता है, एज ए ऑपरेशन ही माना जाता है। कैश फ्लो राइजिंग फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटी, तो वही सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। कैश एडवांस एंड लोन मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। अब बताता हूँ मैं, इसका ट्रक्स में बता देता हूँ क्या होता है मीनिंग। मतलब ये होता है, देखो, सबसे पहले तो कोई भी एक्टिविटी कैश में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैंने क्रेडिट में सेल किया तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लो मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कैश उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस का पर्पस है, क्या उसके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो या उससे इनकम आ रही है, तभी ऑपरेशन में आएगा। ओके, तो ये दो मूल मंत्र है। साथ ही साथ एक और बता दूं कि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इन लोगों के लिए क्या होता है, कैश में जो होती है ट्रांजेक्शन, उसको ही हम मान लेते हैं रेवेन्यू। बिकॉज क्यों, बैंक का काम ही होता है लोन देना और लोन लेना। अब उसको लोन अगर वो दे रही है तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हम, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका ऑपरेशन हुआ। लोन अगर ले रही है तो उसको भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं बोलेंगे, उसके लिए उसका ऑपरेशन में ही आएगा वो। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो लोन नॉर्मल कंपनी दे रही है, तो नॉर्मल कंपनी अगर लोन किसी को दे रही है, इसका मतलब वो इन्वेस्ट कर रही है अपना पैसा, तो उसे इन्वेस्टमेंट में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। बट अगर बैंक लोन दे रहा है किसी को तो वो ऑपरेशन में आएगा, तो उसका आउटफ्लो ऑफ कैश आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, मैं जो पर्पस ये है ये पेपर से रिलेटेड है, तो पेपर वाइज ही मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन वाइज मैं ऐसे बता रहा हूँ, जिससे आप अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 10 में 10 ले सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी करें। अगर नहीं तो कम से कम 8 तो आ जाए आपको, ठीक है। तो उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो वेट, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट मतलब यही होता है कि देखो, कोई भी फिक्स असेट्स, अगर आप इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको परचेज करते हो तो मान लो वो जो है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है नॉर्मल कंपनी के लिए, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं रिसीट कर रहे हो, कैसे रिसीट करोगे, अगर बेचोगे उसको डिस्पोज करोगे, होता है ना, मशीनरी की एक वैल्यू है। अब आज के डेट में वो ख़त्म हो गई, काम के नहीं रही, तो उसको बेच देते हैं ना, एज ए स्क्रैप बोलो या सैलवेज बोलो, जो भी बोलो, ऐसे बेचते हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि पैसे आएंगे तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आए, क्योंकि पहले हमने इन्वेस्ट किया था, उससे पैसा आया है। तो ये हो गया फिक्स एसेट से रिलेटेड। नॉर्मल यही होती है। या फिर कोई अगर आप कैश पेमेंट, कोई आप शेयर खरीद रहे हो, देखो आप किसी दूसरे कंपनी की शेयर खरीद रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट में वो आएगा, क्योंकि वो पैसे जाएंगे तब। जैसे मैंने शेयर खरीदा ABC लिमिटेड का, मैं दूसरा आदमी हूँ, मतलब मेरी कंपनी दूसरी है, मैंने ABC लिमिटेड के शेयर खरीदे, तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट में जाएगा। क्या जाएगा, पैसा आया नहीं, पैसा गया तो आउटफ्लो में जाएगा, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही होगा डेट में करो, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आएगा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और इसी का अगर उल्टा ले ले, फाइनेंसिंग क्या होगा, फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है कि
कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए। और कंपनी से रिलेटेड मतलब कंपनी के लिए आप जो पैसे मंगवाते हो या उससे जो पैसा आपको मिलता है मंगवाने के बाद। कैसे? जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया। क्या किया? शेयर इशू किया। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशन है? नहीं, ऑपरेशन नहीं है, ये काम नहीं था। कंपनी ने ये नहीं बोला था कि मेरा शेयर इशू करना मेरा काम है। कंपनी ने बोला होगा कि मेरा परचेज करना गुड्स, सेल करना गुड्स काम है या सर्विस। तो इशू कर रही है शेयर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो, क्योंकि भाई इन्वेस्ट थोड़े ना कर रहा है, ये अपना शेयर इशू कर रहा है कि इसको पैसा चाहिए, फाइनेंस कर रहा है कंपनी को। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी उसको पैसे मिलेंगे तो वो आएगा इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। और इसका अपोजिट अगर बायबैक कर लेती है शेयर, यानी शेयर जो है वो दोबारा से ले ली वापस, तो उसे हम बोलेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसी तरीके से डेट भी अगर होगा तो डिवेंचर इशू करती है तो आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग में। लेकिन डिवेंचर को अगर रिडीम करती है या प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम होता है तो उसे हम बोलेंगे कि पैसे उसको देना पड़ेगा दूसरे आदमी को। अगर दूसरे आदमी को देना पड़ेगा तो यहाँ पे आउटफ्लो होगा। पहले वाले केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर या डेट इशू कर रही है तो इनफ्लो होगा और यहाँ पे आउटफ्लो होगा। ठीक है, कहाँ पे आउटफ्लो होगा? जब हम डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करते हैं तो हम पैसे देते हैं किसको? डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो हम उसे बोलेंगे आउटफ्लो। ठीक है। दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं बता दूं आपको, और कोई पेमेंट आप बोरो करते हो, जैसे लोन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ। नॉर्मल कंपनी अगर लोन ले रही है, नॉर्मल कंपनी अगर लोन ले रही है, बैंकिंग नहीं, तो लोन अगर ले रही है इसका मतलब पैसा उसे आ रहा है। क्यों पैसे ले रही है? अपने जेब खर्चे के लिए नहीं, कंपनी के नाम पे। तो इसका मतलब वो कंपनी को फाइनेंस करवा रही है, और फाइनेंस करवा रही है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। लेकिन अगर कंपनी लोन दे रही है, अगर कंपनी लोन दे रही है दूसरे को, तो बोलेंगे कि ये जो एक्टिविटी है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है पैसा दूसरों पे, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। लोन ले रही है तो फाइनेंस कर रही है अपनी कंपनी को, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट लोन किसी को दे रही है तो पैसा बचा हुआ है उसको कहीं इन्वेस्ट कर रही है। मान लो नहीं तो कुछ खरीदती, कोई जमीन लैंड खरीद लेती तो इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बदले उसने लोन दे दिया, उस पर इंटरेस्ट कमाएगी, तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ ज़्यादा पे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे दो तरीके से बनाया जाता है ऑपरेटिंग। मैंने पहले बोला था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है कि भैया ऊपर से नीचे, यानी जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, तो ऊपर से सेल परचेज ऐसे ऐसे करके माइनस कर करके नेट प्रॉफिट पे हम आएंगे, उसे हम बोलेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा? उल्टा होगा, नेट प्रॉफिट में से घटा घटा के हम नॉर्मल पे आएंगे। वो मैं दिखाऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट मेथड पे हम लोग चलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या दिखाओगे? तो सबसे पहले भैया इनकम दिखा देते हैं, ताकि इनकम तो पॉजिटिव में आएगा ना, रेवेन्यू। तो सबसे पहले सेल दिखा दो। सेल की कहाँ से मिलेगी डिटेल? तो सेल नॉर्मल हम तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेल में इंक्लूड होगा कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। तो हमें कौन सा सेल चाहिए? हमें चाहिए पैसा वाला, कैश सेल केवल चाहिए। कैश सेल अगर चाहिए तो हम लिखेंगे कैश रिसीट, उससे बोलते हैं। कैश रिसीट कैसे निकलेगा, कैश सेल कैसे निकलेगा? तो जितना आपका सेल्स दिख रहा है, मान लो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में सेल्स, उसमें से सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल यहाँ पे क्या होगा? यानी आपका जो डेटर्स है, डेटर्स की जो ओपनिंग वैल्यू है उसको आप प्लस कर दो, और डेटर्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको आप माइनस कर दो। इसमें क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं है। लॉजिक यही है कि मान लो 10 रुपये मेरा ओपनिंग था और 100 रुपये की सेल हुई मेरी इस साल, और 20 रुपया मेरा क्लोजिंग है, तो क्या मैं 100 बोलूँगा कैश सेल? नहीं। कैश सेल कैसे निकलेगा? 10 ओपनिंग था, यानी 10 रुपये का उधार किसी ने रखा था मेरा, 100 रुपये का मैंने सेल किया, 20 रुपये का उधार बच गया, तो कैसे निकलेगा? 100 में 10 को जोड़ दो, 110 हो गया, और 20 बचा हुआ है उधार में, यानी 20 का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब 90 रुपये, केवल 90 रुपये मुझे कैश में मिले हैं, तभी तो 20 ही रुपया बचा हुआ है। 10 रुपया पहले वाले का, 10 रुपया इस पीरियड का, इसका मतलब 20 बचा हुआ है, यानी 100 में से 10 रुपये जो है वो उधार वाला में बचा ही हुआ है, और 10 तो पहले वाला ओपनिंग का था। तो टोटल 90 रुपया मुझे रिसीव हुआ है, यहाँ से मिलेगा। तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है सेल्स प्लस ओपनिंग कर दो लेस क्लोजिंग कर दो। किसका ओपनिंग क्लोजिंग? सेल्स के टाइम में डेटर्स का। रिसीवेबल लिखा रहेगा, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स लिखा रहेगा, तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग को हम प्लस माइनस करेंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। सेम होगा पेमेंट के टाइम में, क्योंकि रिसीव में तो नॉर्मल यही रिसीट आती है, पेमेंट में बहुत सारे होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का अगर पेमेंट करेंगे तो रॉ मटेरियल ले लो, कितना कंज्यूम हमने किया, उसमें क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो, ओपनिंग को माइनस कर दो। यहाँ उल्टा करते हैं, स्टॉक के टाइम में उल्टा करते हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स में सेम ही होगा। देखो पहले तो ये देख लो कि रॉ मटेरियल
वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके सबसे लास्ट पे देखो ओपनिंग क्रेडिटर और लेस क्लोजिंग क्रेडिटर। वही वाली नॉर्मली सी बात है कि ओपनिंग क्रेडिटर को हमने जोड़ दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर को हमने माइनस कर दिया, जैसे हमने डेटर के टाइम में किया था। वही वाला लॉजिक है, दोबारा मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, टाइम जाएगा। लेकिन इसमें स्टॉक का भी, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हमारे पास होता है डेटर के साथ साथ, तो हम स्टॉक को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा हुआ है उसको प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। इसका रीजन ये होता है, किस केस में होगा ये देखो, ये किस केस में होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर कंज्यूम लिखा होगा तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर सीधा सीधा परचेज लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे। ये बात पॉइंट कर लो, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कि रॉ मटेरियल का परचेज बोल रखा है, रॉ मटेरियल का अगर परचेज बोल रखा होगा तो केवल क्रेडिटर और क्रेडिटर्स का ही एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का। लेकिन अगर कंज्यूम लिखा हुआ है रॉ मटेरियल का क्वेश्चन में तो हम स्टॉक का भी करेंगे, ताकि स्टॉक का एडजस्टमेंट इसलिए हम करते हैं ताकि हमें परचेज की वैल्यू पता चल जाए। और जब परचेज की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग को क्रेडिटर को एडजस्ट करके हमें कैश परचेज का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कैश परचेज फिनिश गुड। फिनिश गुड का भी सेम है, सबका फिर सेम ही हो जाएगा। अगर आपको फिनिश गुड दिया हुआ है तब तो भैया ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर करो। लेकिन अगर गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, केवल गुड्स सोल्ड ही दे रखा है, तो गुड्स सोल्ड दे रखा होगा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड पता चले। पेमेंट एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है कि जैसे सैलरी की बात हो रही है, थर्ड लाइन में सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, तो वो हमने पे कर दिया 10,000 रुपया। लेकिन हमें पता चला कि पिछले साल का भी तो आउटस्टैंडिंग था और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम अभी तो ये देख लो, आप इसको फॉलो कर लो। बाकी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी जो हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें हम, इनडायरेक्ट मेथड कैसे बनता है। इनडायरेक्ट मेथड का देखो, ये दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड। उसमें सबसे पहले हम ऊपर प्रॉफिट हमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट हम लिख देंगे। बिफोर टैक्स दिया रहेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखना है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे या फिर अमोर्टाइजेशन जो कि इंटेंजिबल एसेट पे लगती है। क्यों हम ऐड करते हैं? बिकॉज जो नॉन कैश एक्सपेंस होती है ना, तो अगर प्रॉफिट 10,000 रुपया है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा के प्रॉफिट आता है P&L में, तो इसका मतलब हमने जो एक्सपेंस उसके अगेंस्ट चार्ज किया हुआ है 10,000 के अगेंस्ट, मान लो 100 रुपये का, तो वो तो एक्चुअल में कैश था नहीं, तो इसका मतलब वो तो एक्सपेंस हुआ नहीं, तो उसको डेप्रिसिएशन नॉन कैश पेमेंट है ना, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम को ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जो होगा उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे? बिकॉज यहाँ पे कौन सी इंटरेस्ट की बात हुई है, फाइनेंसिंग की। क्यों फाइनेंसिंग की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्ट को ऐड करें, क्योंकि एक्सपेंस में दिखाया होगा तभी ऐड करेंगे। एक्सपेंस को ही ऐड करते हैं, एक्सपेंस में दिखाया होगा तभी हम दोबारा से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेस किया होगा पहले। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे ही तो पे करेंगे। जैसे मैंने किसी से डिवेंचर इशू किया तो उस पर इंटरेस्ट पे करूँगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तभी तो इंटरेस्ट पे करूँगा मैं। या कहीं पे लोन लिया था मैंने, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी तभी तो मैं उस पर इंटरेस्ट पे करूँगा, तो वो ऐड हो जाएगा। लीज रेंट फाइनेंस लीज होगा तो वो इंटरेस्ट पे करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा। लीज रेंट फाइनेंस लीज तो वो ऐड हो जाएगा। लेस होगा इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है, तो किस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा? नॉर्मली सब दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट तो भाई उसी पे रिसीव होगा ना जो हमने किसी को इन्वेस्ट किया होगा, लोन दिया होगा, तभी तो वो पैसा देगा। इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है उसको लेस कर देंगे। उसी तरह लीज रेंट रिसीव फाइनेंस लीज, अगर रेंट वहाँ पे हम पे कर रहे थे उसको ऐड करते हैं, यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं रेंट तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अगर कोई एडवांस टैक्स जो कि हमने पे कर दिया हुआ है, जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ये 4-5 इसमें करने के बाद जो होता है लास्ट में हमें इसमें करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई है डेटर्स क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं। लेकिन याद रखना, वर्किंग कैपिटल में जो एडजस्टमेंट करते हैं हम, वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वही होती है। बट एक्सेप्ट कैश जो होती है उसको, कैश चाहे बैंक में हो या कैश हैंड में हो, उसकी हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। बोल रहा है अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो लेस कर दो, अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो लेस कर दो। 2 पीरियड की आपकी वैल्यू दे रखी होगी, मान लो प्रीवियस ईयर में 10,000 है, उससे प्रीवियस ईयर में 5,000 थी, इसकी वैल्यू 5,000 से बढ़ गई। अगर ये करेंट असेट्स है या ये करंट असेट्स है तो इसको हम बढ़ी है, इसलिए इसको माइनस में दिखाना है।
और अगर ये घटी है करेंट असेट तो उसको हम प्लस में दिखाएंगे। असेट्स में क्या होगा, असेट्स अगर बढ़ रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, 2 पीरियड का दिया हुआ होगा वैल्यू, अगर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जिसके लिए कैश फ्लो बना रहे हैं उसमें बढ़ रही है वैल्यू उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले, तो हम उसको लेस करेंगे। अगर घट रही है तो उसको हम ऐड करेंगे, उसका उल्टा लायबिलिटी के साथ कर देना, इसका उल्टा लायबिलिटी के साथ कर देना। लायबिलिटी बढ़ेगी प्लस, लायबिलिटी घटेगी तो माइनस। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया मेनली सार। अब हम एग्जाम्पल लेंगे 1 2, तो उससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो लेते हैं क्लैरिटी। देखो एक एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें सेल्स दे रखा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सारा इन्फॉर्मेशन देखोगे आप दे रखी है, आपने बुक की है ये। ठीक है, अब इसमें देखो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये क्यों दे रखी है, बिकॉज ये डायरेक्ट वे से बनाने के लिए हेल्प मिल, इनडायरेक्ट वे से बनाने, बिकॉज ये इनडायरेक्ट वे से बनाने के लिए इसमें हेल्प मिलेगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब बोल रहा है कि इसको ना दोनों मेथड से बनाना है, इसलिए इसने दोनों मेथड से बनाया। क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा दोनों मेथड से बनाओ, दोनों से बनाना पड़ेगा, उसमें डिटेल्स भी दोनों की ही दी रखी होगी। अगर कुछ नहीं बोल रखा होगा तो हम देखेंगे डिटेल्स कौन सी दे रखी है, और अगर बोल रखा है एक ही से बनाना है तो उसी से हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले कैश रिसीट। कैश रिसीट कैसे मिलेगा मुझे, उसको लिखते हैं कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले सेल्स ले लिया, ओपनिंग डेटर्स ले लिया, लेस क्लोजिंग डेटर्स ले लिया। सेल्स कहाँ से लिया, तो सेल्स हमारे बुक में दे रखा है 4150। डेटर्स कहाँ दे रखा है, मैंने बोला था ना, डेटर्स की ओपनिंग को क्या करना है, ऐड कर देना है, क्लोजिंग को लेस कर देना है। जो है वो 250 है, उसको ऐड कर दिया इसने, क्लोजिंग 400 को इसने लेस कर दिया तो 4000 आ गया, यानी ये कैश सेल्स है। परचेज में भी वही उसने किया, परचेज ले लिया, इसमें परचेज दे रखा है तो गौर से देखो, इसमें स्टॉक्स की एडजस्टमेंट नहीं की है, और याद रखना अगर क्वेश्चन में परचेज दे रखा है तो स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं करनी है हमें, बस वही ओपनिंग क्रेडिटर को ऐड करके क्लोजिंग को लिस्ट कर दिया। बट यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया होता तो हमें परचेज निकालने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता, किसकी, स्टॉक्स की। और स्टॉक में कैसे एडजस्टमेंट करते, सेम उल्टा क्रेडिटर और डेटर का, उसमें क्लोजिंग को ऐड करते आप ओपनिंग को लेस करते। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सैलरी और वेजेज में क्या किया, सैलरी वेजेज जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा 800 दे रखा होगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखो आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे दे रखी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, और आउटस्टैंडिंग देखो 40 को ऐड कर दिया और 50 को लेस कर दिया। 40 क्या है, आउटस्टैंडिंग, 40 जो है वो ओपनिंग है, ओपनिंग को ऐड कर दिया और क्लोजिंग को लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद एक वैल्यू आ रही है कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस आएगी, अब बोलोगे कैश तो आप बोल रहे थे नहीं लेना है, कैश बैलेंस नहीं लेना है जो कि बैंक अकाउंट में होता है या कैश इन हैंड होता है, ये एक्सपेंस है जो कि कैश में खर्चा हुआ है, तो उसको तो लेंगे ही ना, वो तो खर्चा एक्सपेंस है, तो उसकी एडजस्टमेंट कर दी, सेम एडजस्टमेंट है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। आप गौर से देखोगे जितना मैंने बताया वही है। देखो कैश एक्सपेंस इतना था, ओपनिंग का जोड़ लिया, क्लोजिंग का लेस कर दिया, ओपनिंग का जोड़ लिया, क्लोजिंग का लेस कर दिया, ओपनिंग का जोड़ लिया 10 रुपये जोड़ लिया, क्लोजिंग का लेस कर दिया। ठीक है, आप बोल रहे हैं इंडायरेक्ट वे में कैसे बनाएंगे, तो इंडायरेक्ट वे में बनाने के लिए बोला है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710 रुपया है। देखो आप क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये निकाला था ना इसने, देखो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710 रुपये है यहाँ पे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, उसमें क्या जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे ना, बताया था ना डेप्रिसिएशन कहा गया। ठीक है, तो उसने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जो कि नॉन कैश आइटम, और भी कुछ हो सकते हैं नॉन कैश आइटम, इसमें जो आपको लगेगा नॉन कैश आइटम है उसको जोड़ देना है, बिकॉज नॉन कैश आइटम तो आएगा ही नहीं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट जोड़ दे, कौन सा, फाइनेंसिंग वाला, कौन सा इंटरेस्ट जो कि एक्सपेंस हुआ होगा उसको जोड़ देंगे। इंटरेस्ट कौन सा लेस करेंगे, जो कि इनकम इंटरेस्ट होगा, अदर इंटरेस्ट जैसे इनकम में नहीं आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आती है अदर इनकम इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट को लेस कर देना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, उसमें कैश इनफ्लो आ गया। उसके बाद अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसको लेस कर देना है। उसके बाद जो बचेगा उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया है, डेप्टर जो है वो बढ़ रहा था इसलिए माइनस में लिख दिया, इन्वेंट्री जो है वो करेंट एसेट्स है वो भी बढ़ रहा था तो माइनस में लिख दिया, क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी है और वो भी बढ़ रही थी तो, लेकिन ये उल्टा क्रेडिट लाइबिलिटी के साथ इसीलिए इसको ऐड कर दिया। उसी तरह एक्सपेंस में आप देखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये लाइबिलिटी में ही आती है, आपको पता ही होगा, तो ये बढ़ ही रही थी इसलिए इसको इन्होंने ऐड ही कर दिया। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक ये वाला भी मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा जा रहा वीडियो, लेकिन मुझे लगा ये वाला भी एक बार देख लेते हैं। देखो एक ऐसे वाले क्वेश्चन नॉर्मली आ सकते हैं आप में भी, दोनों आते हैं, आसान भी आते हैं हार्ड भी आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ही बना दूँ। इसमें देखो बैलेंस शीट 2 डेट की दे रखी है, 2017 2016 पूरी की पूरी दे रखी है। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बोल, हाँ बैलेंस शीट ही है, बैलेंस शीट पूरी की पूरी दे रखी है इसमें। ठीक है, अब इससे अब बोल रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, अब इस अदर इन्फॉर्मेशन की सहायता से हमें ना क्वेश्चन को बनाना है।
तो इसको कैसे बनाएं हम, कुछ इसमें समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो समझ आएगा, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे तो नॉर्मली याद रखना इनडायरेक्ट मेथड से ही ये वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखोगे कहीं पे भी ना कैश रिसीट जैसे कैश एक्सपेंस जैसी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, तो वो डायरेक्ट मेथड से नहीं बन सकती है, तो इनडायरेक्ट मेथड से बनेगी। अब मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है ही नहीं जिसमें नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, ये बैलेंस शीट है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा हमें किसी भी क्या कहते हैं पीरियड का, तो गौर से देखोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो भैया हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, उसमें हमने ट्रांसफ़र किया होगा। तो देखो गौर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 2016 में 250 रुपये दिखा रखा है, ठीक है, और 2017 इस ईयर 0 रुपये दिखा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ जमा ही नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बल्कि हमने तो निकाल लिया 250 रुपये जो प्रीवियस ईयर का था उसको भी हमने निकाल लिया। तो बोला अरे भैया ये तो गलत कर दिया। देखो जितना भी घटेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जितना भी घटेगा उतने को लेस में ही दिखाना है। दूसरी चीज़ क्या पकड़ना है, जनरल रिजर्व, वो भी जितना वो घटेगा उसको लेस में ही दिखाना है। और अगर ये दोनों बढ़ जाए इसको प्लस में दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, बढ़ेगा कब, क्योंकि इन दोनों अकाउंट में जो पैसे जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही जाते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर से जाते हैं। तो प्रॉफिट अगर ये बढ़ेंगे इसका मतलब प्रॉफिट हमारा उतना हुआ था जिसमें से हमने इसमें दे दिया था, तो उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये घट रही है तो लेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो दोनों चीज़ें घट रही है, 250 से 0 हो गई, और जनरल रिजर्व भी 4000 था वो 38 हो गया। इसका मतलब 200 इसमें से निकाल लिया, 250 इसमें से भी निकाल लिया। तो निकाल के हमने किया क्या, तो बोल रहा है निकाल के हम कुछ नहीं करते हैं, एक चीज़ पे ध्यान देना, आप डिविडेंड पे ध्यान दो, हम डिविडेंड देते हैं। तो बोल रहा है प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का देखना है कि करंट ईयर में इसने बोला है कि 3400 देंगे, हम 3400 डिविडेंड देंगे। कहाँ से डिविडेंड दिया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डिविडेंड जो दिया जाएगा वो प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। इस ईयर के प्रॉफिट से आप दे सकते हो, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बैलेंस से दे सकते हो, या फिर जनरल रिजर्व से दे सकते हो, इसी से आप देते हो डिविडेंड। तो डिविडेंड 3400 बोल दिया आपने, और आपने पैसे निकाल लिए। कहाँ से निकाल लिए पैसे आपने, रिजर्व में से 250 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से 250 रुपये, रिजर्व में से 200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इस ईयर का प्रॉफिट था वो कितना था, 3400 माइनस 200 माइनस 250, यानी जो बचा 2950 का जो भी बचेगा वही आपका प्रॉफिट था। 2950 मान लो प्रॉफिट था आपका, फिर आपने 3400 रुपया बोल दिया मैं दूंगा, तो आपने क्या किया, 250 रुपये फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर से निकाल लिया, और जनरल रिजर्व से 200 रुपये निकाल लिया, ठीक है, तभी आप 3400 दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे मेन ये तो मैंने समझा दिया आपको। और कुछ और सॉलिड तरीका याद रखने का मतलब क्या है कि चेंज इन जनरल रिजर्व, देखो अगर चेंज प्लस हो रहा है तो प्लस में लिखना, अगर चेंज माइनस हो रहा है तो माइनस में लिखना, दोनों को माइनस में लिख दिया, और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड लिख दिया 3400, टोटल आ गया 2950। यानी इस ईयर की प्रॉफिट कितनी थी, 2950, उसमें से इन दोनों में से इतना पैसा लेके 3400 मैंने बनाया था जो देना है दूसरों लोगों को, किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये हो गया कैसे बनाएंगे, तो इसमें 3-4 चीज़ें ये आएगी, ये आएगी। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब मिल गया। अब आपको क्या करना, आप क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा उसको ऐड करो, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया होगा उसको ऐड करो, लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। देखो प्रॉफिट अगर होगा सामान को बेचने से, कौन से सामान को बेचने से, फिक्स असेट्स से या कोई इन्वेस्टमेंट से अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लेस करोगे। क्यों भैया, बिकॉज आपने उसको जोड़ा होगा सभी तो प्रॉफिट आया होगा। 2950 जोड़ते हैं ना P&L के साइड में, क्रेडिट साइड में, उसको लेस कर दो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग में नहीं दिखाना है, लेस कर दो। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो भी आपने वहाँ पे चार्ज किया होगा तो उसको प्लस कर दो, बिकॉज आपने लेस करके कम कर दिया प्रॉफिट ऑपरेशन का, तो उसको ऐड कर दो। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें लेस हुई है, बिकॉज यहाँ पे लॉस नहीं प्रॉफिट हुआ था दोनों में, फिक्स असेट्स में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। देखो कैसे, फिक्स असेट 4 लाख रुपये का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपये का था, जिसको सोल्ड किया गया 1.5 लाख रुपये में। अगर 4 लाख का सामान था जिसको 3 लाख रुपये डेप्रिसिएशन लगा दो तो कितने वैल्यू उसकी बचेगी, 1 लाख, और बिकी कितने में, वो 1,50,000 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, इसलिए 50,000 रुपया चार्ज कर दिया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे दिखाया होगा 50,000 रुपया, तो दिखाया होगा P&L अकाउंट में दिखाया होगा ना, उसी का प्रॉफिट हमने लिया है। उस P&L अकाउंट को हमने बढ़ा दिया 50 से, क्योंकि वो फिक्स असेट वाला प्रॉफिट दिखा के, इसलिए उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है, वही इसमें होगा। उसके बाद बोला फंड फ्लो ऑपरेशन आ गया। अब बोल रहा है अब ये बीच वाला लाइन आप नहीं लिखोगे तभी चलेगा, लिख दोगे तो और अच्छी बात है। कौन सी लाइन, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे इसने लिखा नेट करके। आप बोला इंटरेस्ट पेड जो है उसको ऐड कर दो। क्यों, इंटरेस्ट कब हम पे करते हैं, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हमने लेस किया होगा एक्सपेंस को,
ऐड करो उसको, क्योंकि उसको हम P&L नहीं बना रहे हैं, अभी क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी। हमने चार्ज कर दिया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला एक्सपेंस, उसको ऐड कर दो ताकि वो दोबारा से नेट ऑफ हो जाए। और उसी तरह अगर इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ है उसको हमने क्रेडिट साइड में दिखाया था तो उसको लेस कर दो, ठीक है, वही करते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो है वो उसकी एडजस्टमेंट करती, पता ही है, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करना है, करंट एसेट्स घटेगा तो प्लस करना है, लाइबिलिटी में उल्टा करना है। और कैश बैलेंस वाले जितने भी चीज़ होंगे उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गई। अगर कोई टैक्स पे किया होगा 2016-17 में तो उसको यहाँ पे दे देंगे और माइनस कर देंगे। और आप चूँकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया था इसलिए हमने 0 लिया, और फिर आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनेंगी, तो ये शेयर इशू किया, देखो फेस वैल्यू उतनी थी, प्रीमियम इतना था तो इतना टोटल मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं। तो देखो फेस वैल्यू 1500 थी तो वो भी मिलेगा, प्रीमियम पे किया इशू तो प्रीमियम की वैल्यू भी तो हमें ही मिलेगी। तो पैसे कितने मिले, 250 रुपया। बोल रहा था कि रिपेमेंट सिक्योर्ड लोन जो लिया था उसको दोबारा से पैसा भेज दिया हमने, दे दिया, पेमेंट कर दी, यानी पैसा गया, कितना गया 200 रुपया, माइनस कर दो। फिर से अनसिक्योर्ड लोन ले लिया यानी पैसा आया, प्लस कर दो। नेट लोन इतना हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की जो वहाँ पे हमने ऐड की थी वहाँ यहाँ पे लेस कर दो, ठीक है। और फिर डिविडेंड कोई हमने अगर दिया उसको भी हम यहाँ पे ऐड लेस कर देंगे। ये डिविडेंड कौन सी वाली है, इस ईयर में कौन सी डिविडेंड दी भैया, इस ईयर में जो प्रपोज करी वो इस ईयर में तो नहीं पड़ी, तो जो पिछले ईयर में प्रपोज करी थी वो इस साल दी, तो प्रीवियस ईयर वाला कौन सा डिविडेंड, ये वाला, ये 2800, ये 2800, ये वाला 2800, ठीक है। तो आ गया 800 के। अब बोला इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाओ, तो भैया परचेज करा था असेट्स वो माइनस कर दो, सेल करा था असेट्स वो प्लस कर दो। कैपिटल WIP वो 1860 आ जाएगा। कहाँ से आया कैपिटल WIP, दिया होगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 0 था, अभी हो गया 1860। भैया कैसे हो जाएगा कैपिटल, तो इसका मतलब हमने पैसा लगाया होगा तभी तो आएगा कैपिटल, तो इसलिए माइनस कर दिया इसने, वो वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो इन्वेस्टमेंट किया हमने, इन्वेस्टमेंट किया तो माइनस में दिखा दो, बढ़ गया ना 1860 से उसकी वैल्यू। कैसे बढ़ गई, पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना कैपिटल पे, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है जो बन जाएगा तो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। 3550 हो गया। फिर परचेज ऑफ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर सेल कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। होप आपको मेन जो प्रॉब्लम आई होगी वो ऑपरेशन से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है वही सारी चीज़ें आती है। अगर इनकम है तो प्लस में, एक्सपेंस है तो माइनस में। फाइनेंसिंग में फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि लोन वोन लिया है, अगर शेयर इशू किया है, डिवेंचर इशू किया है, डिवेंचर को रिडीम किया है, उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो फाइनेंसिंग में आती है। अगर पैसा आ रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, पैसा जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे, और लास्ट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बना देंगे। ऑपरेशन से इतना, फाइनेंसिंग से इतना और इन्वेस्टमेंट से इतना हुआ तो इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ कैश फ्लो में, 160 रुपया, ठीक है, माइनस में, यानी 160 रुपया माइनस में आपने खर्चा किया, ज़्यादा आउटफ्लो कर दिया आपने, इनफ्लो कम हुआ आपका। थैंक यू सो मच आपको देखने के लिए ये वीडियो, और होप आपको आया होगा। टाइम के अभाव, चूँकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ये वीडियो छोटा बना रहा हूँ, इसलिए मैं चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होगी। अगर आपको कहीं पे कुछ मिस हो गया, कोई कुछ भी रुक गया है, कुछ भी आपको लग रहा है कि यार ये तो समझ से ऊपर चला गया, कमेंट करो, आप कमेंट करो, मैं दोबारा से आपको समझाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।